एपिसोड 148। अचानक गोपाल के रिवॉल्वर से एक शोला सा चमका। मैं फौरन ही फर्श पर गिर गया। अगर मुझे एक लम्हे की ताखिर भी हो जाती तो मेरे चीथड़े उड़ जाते। गोली मेरे बजाय पुश्त की दीवार पर लटकी हुई सीनरी पर लगी। दूसरे लम्हे ना सिर्फ उस सीनरी का फ्रेम जलकर खाक हो गया बल्कि दीवार में भी खासा बड़ा गड्ढा पड़ गया। उसने दोबारा फायर करने की कोशिश की मगर उसमें वो पूरी तरह कामयाब न हो सका। राइफल का पट उसकी कलाई पर लगा और उसका अजीब वजह का रिवॉल्वर उछलकर उसके हाथ से निकल गया। जरब इतनी शदीद थी कि गोपाल की जगह कोई और होता तो शायद चंद मिनट तक अपनी कलाई को हिला भी नहीं सकता था। गोपाल ने चोट की परवाह किए बगैर मेरी फेंकी हुई राइफल पकड़ ली और उसकी नाल का रुख मेरी तरफ घुमाना चाहता ही था कि मैंने एक जख्म में उसे जा लिया। दूसरे लम्हे हम गत्थम गत्ता हो गए। हम दोनों ही की कोशिश थी कि किसी तरह राइफल अपने कब्जे में कर लें। गोपाल मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने अचानक ही लेटे लेटे घुटने से मेरी नाफ पर वार किया। जरब इतनी शदीद थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। राइफल आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ से निकल रही थी। मेरे जहन के किसी गोशे में बस ये ख्याल था कि मुझे अगर मरना ही है तो मैं मर जाऊंगा मगर इस जलील हिंदू के हाथों नहीं मरूंगा। मेरी तवानाई आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। गोपाल अगर उस वक्त मजीद एक जरब लगा देता तो मैं किसी केचवे की तरह उसके हाथों मारा जाता। मैंने दाएं हाथ से राइफल एकदम छोड़ दी। गोपाल के अपने ही जोर से राइफल की नाल लीवर की तरह उसके चेहरे पर पड़ी। लम्हे भर को वो चकरा कर रह गया। मैंने उसकी पेशानी पर पूरी कुव्वत से घूंसा रसीद कर दिया। चोट की वजह से मेरे हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही थी, इसीलिए मेरे घूंसे में भी वो जान नहीं रही। यही घूंसा अगर मैं आम हालात में मारता तो उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह बिखर जाती। उस वक्त उस घूंसे से इतना फायदा हुआ कि गोपाल चकरा कर रह गया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने झटके से राइफल उसके हाथ से छीन ली और उसकी नाल गोपाल के खुले हुए मुंह में घुसा दी। फिर मैंने सफाक लहजे में कहा, बस अब अपनी जगह से हरकत मत करना वरना तुम इस राइफल को खूब पहचानते हो और इसकी तबाकारियों से भी वाकिफ हो। गोपाल ने जमीन पर पड़े पड़े दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। विक्रम, इरफान को बुलाओ। चल लम्हे बाद इरफान वहां मौजूद था। मैंने कहा, इस हरामजादे के हाथ पैर मजबूती से बांधकर यहीं सोफे पर डाल दो, मैं इससे जरा बातचीत करना चाहता हूँ। इरफान फौरन ही वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो उसके हाथ में कई टाइयां थी जो उसने यकीनन विक्रम की वार्डरोब से निकाली होंगी। फिर उसने नहायत मजबूती से गोपाल के हाथ पैर बांधे और उसके पहलू में बेदर्दी से ठोकरें मारता हुआ बोला, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं तेरे साथ वो सलूक करूंगा कि तू मरने की ख्वाहिश करेगा मगर मैं तुझे मारूंगा नहीं। इसी तरह अज़ियतें दूंगा जैसे तू दूसरों को देता आया है। ये कहकर इरफान ने उसके बाल पकड़कर उसे उठाया और सोफे पर धकेल दिया। हाँ गोपाल, तो तुमने मेरे कत्ल की सुपारी वसूल की थी? मैंने तंज़िया लहजे में पूछा। मैं तो किराए का कातिल हूँ। तुम मुझे इससे ज्यादा पैसे दो तो मैं राह के चीफ या पीएम को भी कत्ल कर सकता हूँ। मेरे कत्ल के कितने वसूल किए थे? तुम्हारे कत्ल के मुझे $5 लाख दिए गए थे। मुझे उस वक्त बहुत हैरानी हुई थी। इतनी रकम में तो लोग मिनिस्टर्स को कत्ल करने का सौदा करते हैं मगर तुम्हारी कुछ ऐसी दहशत है उन लोगों पर कि वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा खात्मा चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि रकम तुमने एडवांस वसूल की है। हाँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब है कि उन्हें पूरा यकीन है कि तुम उनका काम जरूर करोगे। बड़ी रकम को यूं ही किसी को नहीं दे सकता। मैंने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, इसीलिए उन लोगों ने इतनी बड़ी रकम मुझे एडवांस भी दे दी है। मगर लगता कि अब उनकी रकम डूब जाएगी। मुझे मालूम था कि एक न एक दिन मुझ पर यह समय जरूर आएगा। कोई भी आदमी हमेशा तो नहीं जीतता। यही वक्त कल तुम पर भी आ सकता है। किस्मत हमेशा किसी का साथ नहीं देती। गोपाल दास वाकई जीदार आदमी था। उसे अपनी मौत का यकीन था। इसके बावजूद वैसे इत्मीनान से बातें कर रहा था जैसे मुझसे महज रस्मी मुलाकात के लिए आया हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, किस्मत हमेशा किसी का भी साथ नहीं देती। मगर हैरत की बात यह है कि किस्मत ने तुम तीनों का साथ अचानक छोड़ दिया। अभी तो किस्मत मुझ पर मेहरबान है और आज के दिन की मेरी तीसरी कामयाबी है। मैंने ब्लफ किया। किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे दोनों आकाओं एंथनी और जेराल्ड की बात कर रहा हूँ। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि अपने अपने मुल्क के छठे हुए बदमाश मेरे कत्ल के लिए मुंतखब किए गए थे? उनमें से 2 कुत्ते की मौत मार दी गए और अब तीसरे की बारी है। गोपाल के चेहरे पर पहली दफा खौफ के साए लहराए। तुम झूठ बोल रहे हो। एंथनी और जेराल्ड मामूली डाकू या स्मगलर नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी दहशतगर्द हैं। मैंने उसका जुमला पूरा किया। मगर जब मौत आती है तो दुनिया की कोई सुपर ताकत का सदर भी एक मामूली आदमी की गोली का शिकार हो जाता है। तुम बहुत एतमाद से झूठ बोल रहे हो कामरान। कुछ देर पहले वो दोनों हॉलीडे में मेरे साथ थे। गोपाल संभल कर बोला, उनकी लाशें अब भी उसी होटल के कमरे में पड़ी होंगी। होटल की इंतजामिया को भी सुबह ही मालूम होगा कि यहाँ 2 आदमी कत्ल हो चुके हैं। गोपाल दास ने हंसियानी कहका लगाया। देखा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। वो दोनों हॉलीडे में ठहरे ही नहीं है तो वहां उनकी लाशें कैसे हो सकती हैं?
वो अपने सिफारत खाने में ठहरे हुए हैं, वहां तुम या तुम्हारा कोई आदमी पहुंच ही नहीं सकता। जवाब में मेरा कहकहा उससे भी बुलंद था। शायद मौत को सामने देखकर तुम्हारी अकल खप्त हो गई है। मैंने ये कब कहा कि वो हॉलीडे इन में ठहरे हुए थे? क्या मरने के लिए जरूरी कि मरने वाला वहीं ठहरा भी हो? ठहरे तो तुम भी यहाँ नहीं हो, मगर तुम्हारी लाश सुबह पुलिस यहीं से बरामद करेगी। उसके पास मेरी बातों का कोई जवाब ना था। अलबत्ता मैंने बातों बातों में उससे गलवा लिया था कि एंथनी और जेराल्ड कहाँ हैं। तुम जीदार आदमी हो, तुम्हें मारते हुए मुझे वाकई अफसोस होगा, मगर तुम्हें जिंदा छोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी सांप को जिंदा छोड़ना। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत चर्चे सुने थे। गोपाल दास ने कहा कि तुम एक साथ 10-12 आदमियों से भिड़ जाते हो, घूंसा मार के ताकतवर सांड को मार सकते हो, वगैरह वगैरह। मुझे हसरत ही रही कि काश कभी मेरा तुमसे सामना हो, मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा सुपरमैन पैदा हो गया है। मुंह से जो लोहे के गोले निकाल सकता है, रस्सी पर चल सकता है, सीने पर से ट्रक गुजार सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारी सलंतरानी बल्कि चापलूसी का मतलब क्या है, मगर अफसोस कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते थे ना, मगर ये बातें फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हारी हसरत इसके बावजूद पूरी करता, मगर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। इसमें मुझे बहुत से अहम काम करना है। तुम्हारी लाश को भी ठिकाने लगाना है। मुझे बार बार ये मत जताओ कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैं मरने के लिए तो उसी वक्त तैयार हो गया था जब तुमने मुझ पर काबू पाया था। जो आदमी मरने और मारने का बिजनेस करता उसके लिए चांसेस भी 50-50 होते हैं। मुझे वाकई इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे 2-2 हाथ किए बगैर मर जाऊंगा। फिर वह कुछ सोचकर बोला, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अहम इत्तला दूं जिससे तुम्हारा मुल्क बहुत बड़े नुकसान से बच जाए तो? उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। वक्त ज़ाया मत करो गोपाल। अगर तुम्हें यह खुशफहमी है कि वक्त गुजार कर तुम किसी तरह बच जाओगे तो इसे अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे दोस्त इस वक्त हॉलीडे इन के कमरे में पड़े होंगे या किसी अस्पताल के मुर्दा खाने में। मैंने बेजारी से कहा, मगर मुझे इस बात का खतरा बहरहाल था कि मुमकिन है एंथनी और जेराल्ड किसी तरह यहाँ पहुंच ही जाएं। फिर मैंने सोचा कि अगर वो भी यहाँ पहुंच ही गए तो मेरा काम मजीद आसान हो जाएगा। मैं एक ही तीर से गोया 3 शिकार कर लूंगा, और शिकार भी ऐसे आदमखोर जो मौका मिलने पर मुझे ही हड़प कर जाते। मेरी बात को झूठ मत समझो कामरान, मैं वाकई तुम्हें ऐसी इत्तला दे सकता हूँ कि तुम्हारा मुल्क बहुत बड़े नुकसान से बच सकता है। मगर तुम वो इत्तला आखिर मुझे देना क्यों चाहते हो? आखिर तुम्हें मेरे मुल्क से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? मुझे न तुमसे हमदर्दी और ना ही तुम्हारे मुल्क से। मैं तो चाहता हूँ कि यह मुल्क दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद से हमदर्दी है, अपनी जात से हमदर्दी है। जब अपनी जान पर बन जाए तो आदमी को किसी से भी हमदर्दी नहीं रहती। मैं तुम्हारी तरह सोशल वर्कर नहीं हूँ, बल्कि प्रोफेशनल कातिल और स्मगलर हूँ। मैं इस इत्तला के बदले में चाहूंगा कि मेरी जान बच जाए, और अगर मैं सौदेबाजी ना करूं तो फिर मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। अपना रिवॉल्वर उठाओ और उसका पूरा चैम्बर मेरे सीने पर खाली कर दो। फर्ज करो तुम्हारी इत्तला के बाद भी हम तुम्हें जिंदा न छोड़ें तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे हाथ कुरान पर रखवाकर तुमसे वादा लूंगा कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मेरी जान नहीं लेगा, ना किसी भी सरकारी इदारे या एजेंसी को इन्फॉर्म करेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने अगर एक बार सिर्फ अपनी जुबान से ही मुझे कत्ल ना करने का वादा कर लिया तो वो भी काफी होगा, मगर मैं अपने इत्मीनान के लिए तुमसे कसम भी लूंगा। और अगर वो इत्तला इतनी अहम ना हुई तो कसम खाने के बाद तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि वो इत्तला इतनी अहम होगी कि उसे सुनकर ही तुम यूं उछलोगे जैसे तुम्हें जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। एक बात और, तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारे इस ब्लफ पर यकीन कर लिया कि एंथनी और जेराल्ड मारे गए हैं। वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचने वाले होंगे। मैं उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आया था। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। वो इंतहाई घाघ आदमी था। मैं यही समझ रहा था कि उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया है, मगर वो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसकी बातों में मत आओ कामरान। इरफान ने पहली दफा जुबान खोली। यह हरामजादा महज वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है। इसने एंथनी और जेराल्ड के भूतों को सी ऑफ किया होगा, या फिर वो लाशें उनके भूतों की होंगी जो हॉलीडे इन में पड़ी हैं। इरफान ने इंतहाई एहतमाद से झूठ बोला। मैंने उन दोनों के चेहरे मरने के बाद भी अच्छी तरह चेक किए थे। उन पर कोई मास्क वगैरह नहीं था। फिर वो अचानक गोपाल की तरफ घूमा। तुझे किसके यहाँ आने की उम्मीद है? हमने ऐसा बंदोबस्त किया है कि यहाँ जो भी आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। ये कहकर उसने जोरदार लात गोपाल के चेहरे पर रसीद कर दी। इरफान का यह हमला इतना अचानक था कि गोपाल भी शायद ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं था। इरफान की ठोकर से उसके सामने के कई दांत टूट गए। वो खून थूकते हुए नफरत आमेज लहजे में बोला, बंधे हुए शेर पर तो गलियों के आवारा कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। मैंने तो कामरान की मर्दानगी के बहुत से किस्से सुने थे। अगर यही मर्दानगी है तो बस। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम मुसलसल फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो। बंधा हुआ शेर, कुत्ते, मर्दानगी, ये सब हिंदी फिल्मों में होता है और पब्लिक उन्हें सुनकर खूब तालियां बजाती है। इरफान, इस हरामजादे को खोली दो। ये खुद ही टुकड़ों में तकसीम होकर मरना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
मगर इसे खोल दो, मैं भी तो देखूं कि भारत माता ने किस सूरमा को भेजा है। वैसे तो इसके लिए तैमूर या विजय ही काफी हैं, मगर मैं मरने से पहले इसकी हसरत जरूर पूरी करूंगा कि ये मुझसे दो दो हाथ करना चाहता है। विजय? क्या वो हरामजादा भी यहाँ पहुंच गया? गोपाल ने हैरत से कहा। मैंने घूमकर उसके सर पर थप्पड़ जड़ दिया। आइंदा मेरे किसी भी आदमी को गाली मत देना। इरफान, खोल दो सूरमा को। बंदिशें खुलती गोपाल दास फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। इरफान की लात खाने के बाद उसका आधा चेहरा और गर्दन खून में लिथड़ गई थी। वो खासा खूबरू नौजवान था, मगर उस वक्त किसी इंग्लिश हॉरर मूवी का कोई किरदार लग रहा था। उसने जिस्म का दौरान खून दुरुस्त करने के लिए तेजी से इधर उधर हाथ चलाए, फिजा में छलांग लगाई और उछल उछल कर खुद को वार्म अप करने लगा। फिर उसने अचानक फिजा में छलांग लगाई और अपने जिस्म से फिजा में दायरे बनाने लगा। वो इतनी तेजी से घूम रहा था कि मैं उसकी फुर्ती पर अश अश कर उठा। फिर वो अचानक मेरे सामने आन ठहरा और अचानक दाएं हाथ से मेरी गर्दन पर वार करना चाहा। मैं उसे झुकाई देने की बजाय फुर्ती से जमीन पर बैठ गया। अगर मैं ऐसा ना करता तो बुरी तरह मार खा जाता। हाथ से वार तो उसने मुझे बहकाने के लिए किया था। उसे अंदाजा होगा कि मैं कदरे झुककर उसका वार बचाऊंगा। अपने अंदाजे के मुताबिक उसने पूरी कुव्वत से ऐन उस जगह किक मारी जहां मेरा चेहरा होना चाहिए था। वो अपने ही जोर में लुढ़क कर मुझ पर गिरा। मैंने उसकी पिंडली अपने हाथ में जकड़ ली और उसे बेदर्दी से झटका दिया। उसके मुंह से हल्की सी गुर्राहट नुमा आवाज निकली, मगर वो बेबसी से हाथ हिलाकर रह गया क्योंकि मैं उसकी पिंडली पकड़े पकड़े खड़ा हो गया था। मेरे पास जाया करने को वक्त नहीं है गोपाल, वरना इस मुकाबले को कुछ देर मजीद जारी रखता मैं। ये कहकर मैंने उसकी पिंडली को मखसूस झटका देना चाहा, मगर उसने दूसरी टांग इस्तेमाल करके मेरी ये कोशिश नाकाम बना दी। मैंने उसकी दूसरी पिंडली भी जकड़ ली और उसकी टांगें पकड़कर कमरे में गोल दायरे में 2-3 चक्कर लगाए। मैं चाहता था उसे उसी हालत में छोड़ देता। वो किसी भी दीवार से सर के बल टकराता और उसकी खोपड़ी पाश पाश हो जाती। मैंने उसे फिर से फर्श पर पटक दिया, मगर उसकी टांगें नहीं छोड़ी। गोपाल दास गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर तुम्हारी वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। विक्रम, यहाँ ड्रिल मशीन तो होगी? हाँ, शायद ड्रिल मशीन मौजूद है। मैंने जब घर में पर्दे वगैरह लगवाए थे तो ड्रिल मशीन लाया था। वो जरा लेकर आओ। पहले मैं इसके दोनों घुटनों में सुराख करूंगा, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में रोशनदान बनाऊं और इसे इसी के हाई कमीशन के सामने फेंकवा दूंगा। हाँ भाई गोपाल दास, अब क्या कबाहत है? गलियों के आवारा कुत्ते तुम पर अब भी भौंक रहे हैं। मेरी बात का जवाब देने के बजाय गोपाल दास हैरत अंगेज फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। झटके से उसने अपनी दोनों पिंडलियां छुड़वा ली। दूसरे लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 10 किलो वजनी हथौड़ा मेरे सर पे दे मारा हो। मेरी आंखों में नीले पीले तारे से नाच गए। अभी मैं संभलने भी ना पाया था कि उसने घुटने से मेरी नाव पर इतनी जोरदार जरब लगाई कि मुझसे पैरों पर खड़ा होना दुश्वार हो गया। मैंने लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लिया तो दीवार में लगी हुई एक बड़ी सी सीनरी का फ्रेम मेरे हाथ से टकराया। मेरा जहन उस वक्त बुरी तरह चकरा रहा था, मगर उस वक्त भी मुझे इतना होश था कि मैं गोपाल दास की नकलो हरकत देख रहा था। मैंने हाथ में आने वाला फ्रेम झटके से उतार लिया और गोपाल दास जो ही आगे बढ़ा, मैंने पूरी कुव्वत से वो फ्रेम उसके सर पर रसीद कर दिया। शीशा छनाके से टूटा और उसके साथ ही तस्वीर का फ्रेम गोपाल दास की गर्दन में शिकंजे की तरह फंस गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, अब अगर तूने अपनी जगह से जुम्बिश भी की तो फ्रेम के टूटे हुए शीशे तेज धार छुरियों का काम करेंगे। उसकी गर्दन पहले जख्मी हो चुकी थी। वो अपनी जगह पर साकित हो गया। मैंने एक हाथ से फ्रेम पकड़ा और दूसरा हाथ उठाकर उसकी कलाई जकड़ ली। फिर घुटने से उसकी नाव पर उससे भी ज्यादा शदीद जरब लगाई जितनी उस हरामजादे ने मुझे लगाई थी। वो लड़खड़ा कर रह गया। लड़खड़ाने से उसकी गर्दन मजीद जख्मी हो गई। अब बता, तेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? वरना तस्वीर के इस फ्रेम को तेरी गर्दन के गिर्द यूं घुमा दूंगा जैसे उंगली में अंगूठी को घुमाते हैं। गोपाल दास के सूजे हुए होंठ फैल गए। उसने शायद मुस्कुराने की कोशिश की थी। वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें सिर्फ मेरी शर्त पर मिलेगी, वरना इस फ्रेम को अंगूठी की तरह घुमाओ या लुट्टू की तरह, मुझे परवाह नहीं। गोपाल दास, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि इबरत का नमूना बनाकर किसी कूड़े के ढेर पर फेंक दूंगा। हाँ, अगर तुम वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत मारूंगा। तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने एहतियात से फ्रेम उसकी गर्दन से निकाल लिया और उसके मुंह पर इतना जोरदार घूंसा मारा कि उसका बायां जबड़ा एक तरफ लुढ़क गया। उसकी शक्ल मजीद भयानक हो गई। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उस हरामजादे ने अब तक मेरा वक्त बर्बाद किया है। फिर तो झंझलाहट में गोया मुझ पर जुनून तारी हो गया। मैंने पैदल पर उसके चेहरे पर कई खौफनाक पंच रसीद कर दिए। वो कमबख्त भी बला का सख्त जान था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक दम तोड़ चुका होता। वो भी अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। दुनिया को आखिरी बार देख ले गोपाल दास, मैंने तेरी हसरत भी पूरी कर दी है। तू मुझसे 2-2 हाथ करना चाहता था ना? मुझे खुशी है कि मैं किसी ऐरे गैरे के हाथ से नहीं मर रहा हूं। अगर तुम अभी अपनी जुबान खोल दो तो। नहीं कामरान, अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। ये कहकर वो चंदा में आगे पीछे झूलता रहा, फिर कटे हुए दरख्त की तरह फर्श पर गिर गया।
उसकी नाक और मुंह से खून बहकर कालीन में जज्ब होने लगा। फिर उसने एक झटका लिया और उसका जिस्म साकित हो गया।